मोशन चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में पार्ट 7 देखेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन को। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। जो हमारा अगला पार्ट होगा पार्ट नंबर 7 जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, उसमें हम लोग करेंगे एमसीक्यूज जो सर्कुलर मोशन से संबंधित है, क्योंकि बाकी सारे से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। सर्कुलर मोशन से संबंधित जो एमसीक्यूज है वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आज जब आप इस पार्ट को देख लेंगे, सारे थ्योरी आप लोग कवर कर लेंगे, तो उसे आप रिवाइज करेंगे। जितने भी फॉर्मूले आएंगे सबको आप याद करेंगे, सबको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जा करके आप अगले पार्ट पर आइएगा, पार्ट नंबर 8 पर आइएगा और सर्कुलर मोशन से संबंधित जो प्रश्न है वो करिएगा। आज मैं करवाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद होंगे नहीं, तो आप खुद से दिमाग लगा भी नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे थ्योरी को, फॉर्मूले को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को याद करिएगा। उसके बाद एमसीक्यू पर हम लोग आएंगे अगले पार्ट में। यहाँ पर देखिए कई सारे ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। ये है, ये है, ये है और ये है। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पेंटागन है, ये हेक्सागन है और ये एक आयत है। देखो इन सारे ही केस में जो कार की जो गति है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। कार की जो गति है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि एक समान चाल है या फिर नियत चाल है, और वो चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वेग के बारे में बताओ कि वेग किसमें नियत है, इन चारों डायग्राम में जो कार घूम रही है वेग किसमें नियत है? क्या चाल नियत होने से वेग नियत हो जाएगा? जी नहीं। वेग को नियत होने के लिए चाल नियत होनी चाहिए, गति की जो चाल है वो नियत होनी चाहिए और गति की दिशा भी नियत होनी चाहिए। यहां पर आपसे कहा गया कि चाल नियत है, दिशा देख लो नियत है या नहीं है। तो जब हमने देखा तो ये जो कार है वो ऐसे चल करके आएगी, फिर यहां पर अपनी दिशा को बदल देगी, फिर यहां पर दिशा बदलेगी, फिर यहां पर दिशा बदलेगी, फिर यहां पर दिशा बदलेगी। तो 4 बार अपनी दिशा बदलेगी और जैसे ही दिशा बदल दी कार, वैसे ही वेग जो है नियत नहीं होगा, वेग परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर वेग जो है नियत नहीं है। यहां पर भी देखो तो यहां पर दिशा में परिवर्तन होगा, यहां पर दिशा में परिवर्तन होगा, यहां पर दिशा में परिवर्तन होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां भी दिशा में 5 बार परिवर्तन होगा। तो यहां भी वेग नियत नहीं है, क्योंकि गति की दिशा में परिवर्तन है। यहां पर देखो तो 6 बार दिशा में परिवर्तन होगा, 6 बार दिशा में परिवर्तन होगा। तो यहां भी क्या है कि गति की दिशा बदलने के कारण वेग बदल जाएगा, वेग यहां पर नियत नहीं है। और अगर आप यहां पर देखो, कार जब यहां पर है तब वेग की दिशा ये होती है। मान लीजिए कार जो है ऐसे घूम रही है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेग की दिशा ये है। जब कार यहाँ पर पहुंचेगी तब वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब कार यहाँ पर पहुंचेगी वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब कार यहाँ पर पहुंचेगी वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब कार यहाँ पर पहुंचेगी वेग की दिशा ये हो जाएगी, जब कार यहाँ पहुंचेगी वेग की दिशा हो जाएगी। इसमें 4 बार दिशा बदली है, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार, लेकिन इसमें हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग है। हर पॉइंट पर दिशा जो है वो अलग अलग है, हर पॉइंट पर दिशा अलग अलग है। तो इसमें तो सबसे ज्यादा दिशा में परिवर्तन हो रहा है इस सर्कुलर मोशन में, यानी यहां भी वेग नियत नहीं होगा। तो एक बात आप अभी से ही अपने दिमाग में घुसा लो कि वृत्तीय गति में कभी भी वेग नियत नहीं होता। वृत्तीय गति में चाल नियत हो सकता है लेकिन वेग नियत नहीं होगा। वेग नियत क्यों नहीं होगा? क्योंकि गति के दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, गति के दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वेग कभी भी नियत नहीं होता, वेग लगातार बदलता रहता है। जब एक पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन हो रहा है तो सर्कुलर मोशन है। देखो वृत्तीय गति में पिंड के वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसीलिए वृत्तीय गति में वेग कभी भी नियत नहीं रहता है। लेकिन ध्यान रहे, चाल नियत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भाई हम चाहे तो 5 मीटर पर सेकंड से इसको घुमाएं, केवल 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन हम चाहे तो बार बार अपनी स्पीड को यहां पर बदल भी सकते हैं। तो चाल नियत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वेग भैया नियत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मौत के कुआं में जो बाइक को घुमाया जाता है वो भी सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन क्या होता है उसमें चाल नियत नहीं होती है। क्यों? पहले धीरे धीरे घुमाता है, फिर धीरे धीरे स्पीड को तेज करता है और फिर धीरे धीरे कम भी करता है नीचे उतरते समय। तो वहां पर क्या है, चाल भी बदल रही है और दिशा में तो परिवर्तन होना ही है अगर सर्कुलर मोशन है तो मौत का जो कुआं है वहां पर दोनों कारणों से वेग में परिवर्तन होगा, दिशा में परिवर्तन के कारण भी होगा और चाल में परिवर्तन के कारण भी होगा।
यदि वृत्तीय गति में पिंड की चाल नियत हो तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्तीय गति नियत चाल से। वृत्तीय गति नियत चाल से, यह मत समझ लेना एक समान वृत्तीय गति का मतलब वेग नियत है। वृत्तीय गति है मीन्स वेग तो नियत हो ही नहीं सकता है, लेकिन चाल तो नियत हो सकती है। अगर चाल नियत हो गई वृत्तीय गति में तो उसे हम लोग एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और अगर चाल भी नियत ना हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा मौत का कुआं वाला जो केस होता है उसमें चाल नियत नहीं होती है, तो वो असमान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो अगर चाल नियत है तो एक समान वृत्तीय गति, चाल अगर नियत नहीं है तो असमान वृत्तीय गति। अदरवाइज वेलोसिटी देखो, वेग देखो, तो यहां भी नियत नहीं है, यहां भी नियत नहीं है। जब ये कार एक बार पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? 2πr। 2πr तय करेगी। मान लीजिए इसको ये पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगा वो t लगा। अब मैं आपसे बोलूं चाल बताओ, इस कार की चाल बताओ, तो भाई चाल बताने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की गई वो 2πr परिधि के बराबर और बटे में टोटल समय t लगा। ठीक है, तो यदि कोई पिंड मान लीजिए r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो उसकी चाल, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, कि अगर वृत्त पर चक्कर लगाया जा रहा है तो अगर हमें चाल चाहिए या फिर औसत चाल चाहिए तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। वृत्त के किसी बिंदु पर वेग की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहां पर देखो इस डायरेक्शन में कार जो है वृत्तीय गति कर रही है, इस वाले डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वृत्तीय गति कर रही है। तो मान लीजिए अगर आपको यह पता करना है कि यहां पर बताइए जो अभी वेग की दिशा है वो क्या है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वृत्तीय गति है तो वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। इस पॉइंट पर वेग की दिशा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे इस वाले डायरेक्शन में। इस वाले डायरेक्शन में नहीं खींचेंगे क्योंकि गति जो है इस डायरेक्शन में है ना, तो इधर की ओर खींचेंगे। यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। अलग अलग पॉइंट पर स्पर्श रेखा की जो दिशा है वो आपको अलग अलग मिलने वाली है, यानी कि हर पॉइंट पर वेग की दिशा जो है बदलती है। अब बचपन में आपने ये खेल तो खेला ही होगा कि पत्थर में रस्सी बांध करके पत्थर को घुमाते थे, सर्कुलर मोशन उसका करवाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रस्सी टूट जाती थी। तो रस्सी के टूटने के बाद अगर रस्सी टूट गई तो सीधी सी बात है वृत्तीय गति तो होगी नहीं, सर्कुलर मोशन तो होगी नहीं। तो रस्सी के टूटने के बाद वो पत्थर जो है किस डायरेक्शन में वो गति करता था? देखिए रस्सी टूट चुकी है, वृत्तीय गति नहीं होगी, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, लेकिन टूटने के बाद पत्थर किसी एक दिशा में तो जाएगा ना, किसी एक दिशा में कुछ क्षण के लिए ही सही वो जाएगा ना। फाइनली तो उसको जमीन पर ही गिरना है, लेकिन जिस समय टूटा उस समय वो किस दिशा में पत्थर जाएगा? तो देखिए जिस पॉइंट पर रस्सी टूटती है, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में अभी क्या है कि गति हो रही है, इस वाले डायरेक्शन में गति हो रही है, और इस पॉइंट पर आकर के जब पत्थर यहां पे था ना तब रस्सी टूट गई। तब रस्सी टूट गई तो ये पत्थर पता है किस दिशा में जाएगा? यहां पर जो वेग की दिशा है, और ये हम लोग कैसे निकालेंगे? जो हम लोगों ने यहां पर देखा कि यहां पर हम स्पर्श रेखा इस दिशा में खींचेंगे, इस दिशा में पत्थर जाएगा रस्सी के टूटने के बाद। मान लीजिए रस्सी यहीं पर टूट जाती तो पत्थर इस दिशा में जाता। मान लीजिए पत्थर यहां पे होता तब रस्सी टूट जाती तो पत्थर इस दिशा में जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति का क्या मतलब है? चाल नियत है, चाल नियत। एग्जाम्पल देख लो, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसके बाद पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में कई सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एक समान वृत्तीय गति के। नियत चाल से वृत्तीय पथ पर चलता हुआ कोई पिंड है, वो भी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। क्योंकि वृत्तीय गति में वेग का लगातार परिवर्तन होता है दिशा परिवर्तन के कारण, इसीलिए वृत्तीय गति को त्वरित गति हम लोग बोल सकते हैं। ये त्वरित गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति है, गति की दिशा लगातार बदलती है जिसके कारण वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर किसी गति में त्वरण है तो उसे हम लोग त्वरित गति बोल सकते हैं। तो वृत्तीय गति में त्वरण होता है, हमेशा होता है। वृत्तीय गति है मीन्स एक त्वरण है उसमें, तो वो त्वरित गति है। और जो वृत्तीय गति है ये अपने आप में 2D मोशन का एग्जाम्पल है।
द्विआयामी मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए कोणीय विस्थापन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब तक हम लोग सीधा डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, तो जब हम सीधा विस्थापन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है रेखीय विस्थापन, हमारा मतलब होता है रेखीय विस्थापन। तो हम लोगों ने सर्कुलर पाथ पर भी देखा था कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए, कोई पिंड पहले ए पर था, उसके बाद वो बी पर चला गया, तो हम लोग रेखीय विस्थापन निकालते थे। कैसे निकालते थे कि अंतिम बिंदु ये, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए, तो हम क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देते थे, जो इसकी लंबाई हुआ करती थी उसी को हम लोग रेखीय विस्थापन कहते थे। और इस रेखीय विस्थापन को हम लोग या फिर रैखिक विस्थापन को हम लोग 2r sin θ/2 से दिखाते थे, ये फॉर्मूला हमारा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन का मतलब देखो क्या है, मान लीजिए कि ये जो हमारा केंद्र है, आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, और इस ए पॉइंट पर मान लीजिए कि ए पॉइंट पर जो है एक लड़की है, सुंदर सी लड़की, एक सुंदर सी लड़की है, ये चोटी है लड़की की, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि आप इस लड़की को देख रहे हैं, क्योंकि ये सुंदर है, आप इसको तार रहे हैं, घूर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लड़की चलते चलते जो है, इस पाथ पर चलते चलते जो है यहाँ पे आ जाती है। अब क्योंकि ये लड़की सुंदर है, देखने में आपको मजा आ रहा था, तो आप क्या करते हैं, अपनी मुंडी को घुमाते हैं, अपने गर्दन को घुमाते हैं और वापस इस लड़की को देखने लगते हैं। तो पहले लड़की यहाँ पर थी, उसके बाद ये लड़की यहाँ पे चली गई, तो आपने अपने गर्दन को घुमाया। तो जब आपने अपने गर्दन को घुमाया तो किसी न किसी एंगल से तो घुमाया होगा ना, किसी न किसी एंगल से तो घुमाया होगा। तो मान लीजिए आपने थीटा एंगल से अपने गर्दन को घुमाया था, तो ये थीटा ही कोणीय विस्थापन है, ये थीटा ही कोणीय विस्थापन है कि आपने कितने डिग्री एंगल से अपने गर्दन को घुमाया। ये थीटा ही कोणीय विस्थापन है। किसका? इस लड़की का, आपका नहीं। इस लड़की का कोणीय विस्थापन जो है वो थीटा है, और रेखीय विस्थापन जो है वो ये है। और थीटा को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं और डिग्री में मेजर करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपका दोस्त जो ठीक आपके पीछे यहाँ पर है, वो भी इस लड़की को देख रहा था, वो भी इस लड़की को देख रहा था, वो भी इस लड़की को यहाँ पर ऐसे देख रहा था। फिर ये लड़की जब यहाँ पर चली गई तो भी देख रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके दोस्त ने अपना मुंडी घुमाया होगा, गर्दन को घुमाया होगा, तो यहाँ भी कुछ एंगल बना होगा, मान लीजिए फाई एंगल बना, यहाँ भी कुछ एंगल बना होगा। तो इस लड़के के लिए, इस लड़की का जो विस्थापन है, यानी जो आपका दोस्त है, उसके लिए इस लड़की का जो विस्थापन है वो फाई है। वो क्या है? फाई है, मतलब जो एंगल बना वो है। जबकि अगर हम रेखीय विस्थापन की बात करें तो वो तो यही है, लेकिन कोणीय विस्थापन की बात करें तो देखो ये अलग अलग है, आपके लिए अलग है और आपके दोस्त के लिए अलग है। मीन्स ये हुआ कि अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं तो कोणीय विस्थापन अलग अलग हो जाएगा। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, केंद्र है, तब थीटा हो जाएगा, और अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये है तो फिर यहां पर कुछ और ही आएगा। तो कोणीय विस्थापन बताने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और हमारे केस में हम लोग हमेशा जो है मेजर करेंगे सेंटर से, तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सेंटर से ही देखेंगे, सेंटर पर ही बैठ करके लड़की को उतारेंगे। तो कोणीय विस्थापन जो है थीटा समझ गए। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रेडियन होता है। वैसे हम डिग्री में बता सकते हैं, लेकिन डिग्री एसआई मात्रक नहीं है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है, लेकिन कोणीय विस्थापन एक विमाहीन भौतिक राशि है। देखिए, कोणीय विस्थापन के पास एसआई मात्रक है, लेकिन डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। यानी कोणीय विस्थापन का डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हो, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। मतलब कोई विस्थापन नहीं है, ना तो द्रव्यमान में है, ना तो लंबाई में है, ना ही समय में है, कोई विस्थापन नहीं है, सॉरी कोई विमा नहीं है। और ये अपने आप में एक सदिश भौतिक राशि है। जो कोणीय विस्थापन है ये एक सदिश भौतिक राशि है। अच्छा, रैखिक विस्थापन और कोणीय विस्थापन में देखो क्या संबंध होता है, ये होता है रेखीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय विस्थापन गुने में वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, आपके मन में ये आ सकता है कि रेखीय विस्थापन तो हम लोग इसे बोलते थे, तो फिर यहाँ पर s क्यों है? क्योंकि s तो इसकी लंबाई है ना, s तो इसकी लंबाई है। तो याद रखिएगा, जो ये रिलेशन होता है रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुने में वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर रेखीय विस्थापन से हमारा मतलब इसी लेंथ से होता है। ये तो आपको याद रखना ही है
लेकिन इस वाले रिलेशन में ये जो एस होता है ना, वो ये आर्क, ये जो चाप है इसकी लंबाई होती है, ना कि इस जीवा की लंबाई होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणे में वृत्त की त्रिज्या। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि चाप की लंबाई है, ना कि इस जीवा की लंबाई है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो जो हमारा रेखीय विस्थापन होता है वो इस चाप की ये इस जीवा की लंबाई होती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था दूरी और विस्थापन वाले पार्ट में। तो ये तो आपको याद रखना ही है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे ये जो एस है ये लेंथ ऑफ आर्क है, इस चाप की लंबाई है। कोणीय विस्थापन समझ चुके हैं तो कोणीय वेग भी देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था वेग बराबर कुल विस्थापन बट्टे में समय, यही पढ़ा था ना, कुल विस्थापन बट्टे में समय। तो यहाँ पर कोणीय वेग है तो कुल कोणीय विस्थापन बट्टे में कुल समय। कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से दिखाते हैं और बट्टे में समय, और ये जो कोणीय वेग है एंगुलर वेलोसिटी है इसे हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, ये ओमेगा है। अगर हम कोणीय वेग का एसआई मात्रक देखें तो रेडियन पर सेकंड, थीटा के लिए रेडियन आया है, समय के लिए सेकंड आया है। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? देखो ये रेडियन है, इसके लिए कोई भी मान नहीं है, तो अगर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, और नीचे समय है, समय यानी कि टाइम, तो बट्टे में टी हो जाएगा, तो इसी को हम लिखेंगे ऐसे। तो कोणीय वेग के लिए जो वीमा सूत्र है वो है ये टी इनवर्स या टी टू द पावर -1। यह भी एक सदिश भौतिक राशि है, कोणीय विस्थापन की तरह ये भी एक सदिश भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए कोई पिंड ए पर था, वो बी पर गया, यहाँ पर कोणीय विस्थापन थीटा है और यहाँ से वहाँ जाने में समय लगा टी, तो कोणीय वेग हम लोगों ने निकाला कैसे? ये थीटा बट्टे में टी, ठीक है, थीटा बट्टे में टी। और रैखिक वेग या फिर रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध है वो है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। V = ω/r। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने में जो त्रिज्या है। टेकोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो किसी मोटर या अन्य मशीन में डिस्क या शाफ्ट के घूर्णन की चाल ज्ञात कर सकता है। जैसे ये शाफ्ट ये घूम रहा है, कितने आरपीएम से घूम रहा है, कितने आरपीएम से घूम रहा है, यानी कितना रोटेशन पर मिनट हो रहा है, 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है। जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखा घूम रहा है, तो जो पंखा है वो 1 मिनट में कितने बार रोटेट कर जाता है, यानी कि रोटेशन पर मिनट, प्रति मिनट कितने बार रोटेशन हो रहा है। ये चीज पता करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे टेकोमीटर कहा जाता है। तो टेकोमीटर क्या करता है? घूर्णन की चाल को ज्ञात करता है कि पर मिनट कितना रोटेशन हो रहा है। ये डिवाइस बता देगा कि जो भी चीज घूम रहा है वो 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 600 बार, कितने बार घूम रहा है। टेकोमीटर याद रखिएगा। आवर्तकाल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कार है, इस कार को एक चक्कर लगाने में, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, इस कार को एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, एक चक्कर लगाने में, ठीक है, इस कार को ये पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, इसी को हम लोग आवर्तकाल कहेंगे। तो वृत्तीय गति में किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय ही उसका आवर्तकाल कहलाता है। अच्छा, एक चीज और यहां पर विस्थापन वाले में, जैसे मान लीजिए जो पिंड है वो ए पर था और ऐसे घूम करके वापस से ए पर आ गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? कोणीय विस्थापन 0 नहीं, 2 पाई होगा, ठीक है। अगर ए पर था और ए पर ही ऐसे घूम करके आ गया तो टोटल जो एंगल बना ना वो 2 पाई बना। यहाँ पर 0 मत बोल दीजिएगा, जैसा हम लोग विस्थापन केस में करते थे वो नहीं करेंगे कि भाई जहां से चला वहीं पर घूमकर वापस आ गया तो विस्थापन 0, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर कोणीय विस्थापन जो है एक बार ऐसे घूम करके आया तो विस्थापन 2 पाई, वापस से ऐसे उल्टा घूम करके यहाँ पर आएगा तब जाकर के विस्थापन -2 पाई, और तब हम टोटल विस्थापन जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि वापस उल्टा घूमने के क्रम में डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। जो आवर्तकाल है इसका एसआई मात्रक सेकंड हो जाएगा। आवर्तकाल का एसआई मात्रक अगर सेकंड है तो विमीय सूत्र जो समय का होता है, यह एक अदिश भौतिक राशि है। आवर्तकाल घड़ी के सेकंड की सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड है, क्योंकि जो घड़ी की सेकंड वाली सुई होती है वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा उसी को हम लोग आवर्त बोलते हैं। वही अगर मिनट की सुई बोले तो एक चक्कर पूरा करने में वो 60 मिनट का टाइम लेती है, और घंटे की जो सुई है वो एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। वृत्तीय गति में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। देखिए, इकाई समय में जितना चक्कर पूरा किया जाएगा उसे हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आवर्तकाल देखा था,
जो कि एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय था, ये आवृत्ति है। एक सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया गया, वो आवृत्ति है हर्ज में। एक सेकंड में जितना चक्कर पूरा कर ले, मान लीजिए एक सेकंड में ये 5 चक्कर पूरा कर लिया तो आवृत्ति 5 हर्ज। एक सेकंड में मान लो 10 चक्कर पूरा किया ये, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान लो अगर एक सेकंड में ये 10 चक्कर पूरा किया, एक सेकंड में तो एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा, फिर भी मान लो ना कि एक सेकंड में ये कार जो है, एक सेकंड में ये जो कार है ये 10 चक्कर पूरा किया तो आवृत्ति 10 हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो है ना 1/में में आवर्तकाल होता है। इकाई समय में जितना चक्कर पूरा किया जाएगा उसे हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। तो आवृत्ति का SI मात्रक सेकंड होता है, इसी को हम लोग हर्ज बोलते हैं। सेकंड इनवर्स है तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो T-1 हो जाएगा, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला T-1, कोणीय वेग के लिए भी यही होता है T-1। अदिश भौतिक राशि है। अब देखिए ये है कोणीय वेग, इसे कोणीय वेग भी बोल सकते हो और कोणीय आवृत्ति भी बोल सकते हो। तो कोणीय आवृत्ति बराबर 2π/T या कोणीय आवृत्ति बराबर 2πf, f को आप यहाँ पर बोल सकते हो लीनियर फ्रीक्वेंसी है। ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T और 1/T कोई हम लोगों ने यहाँ पर f डाल दिया, 2πf। कोणीय विस्थापन देख लिया, कोणीय वेग देख लिया, अब कोणीय त्वरण देख लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा A इज इक्वल टू ΔV/ΔT, यानी कि वेग में परिवर्तन की जो दर है। जो रेखीय त्वरण हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पर कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे हम लोग कोणीय त्वरण बोलेंगे। ओमेगा f है, यानी कि जो अंतिम कोणीय वेग है माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग है और बट्टे में लिया गया समय है। और ये जो कोणीय त्वरण है इसे हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। कोणीय त्वरण का SI मात्रक रेडियन/सेकंड² हो जाएगा। देखो ऊपर में कोणीय वेग है, कोणीय वेग में परिवर्तन है तो इसके लिए SI मात्रक रेडियन/सेकंड, और यहाँ पर ऑलरेडी टाइम है तो सेकंड, तो रेडियन/सेकंड²। अब रेडियन है, इसके लिए कोई विमा सूत्र नहीं है, जो आएगा इसके लिए आएगा तो 1/में में T² यानी कि T⁻, या फिर T-2 बोल दो। T-2 जो है इसका विमा सूत्र है कोणीय त्वरण के लिए। और ये सब जो है विमीय सूत्र मैंने आपको दिया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। ये भी एक सदिश भौतिक राशि है। जो रैखिक त्वरण होता है और जो कोणीय त्वरण होता है उनके बीच में संबंध ये है, रैखिक त्वरण बराबर कोणीय त्वरण गुणे में वृत्त की त्रिज्या। अब है अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वृत्तीय गति है इसमें दिशा में परिवर्तन होता रहता है। दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता रहता है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है कि त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में दिशा में परिवर्तन होने के कारण जो वेग में परिवर्तन होता है उसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई अगर वृत्तीय गति है तो दिशा में तो परिवर्तन होगा ही, गति के दिशा में परिवर्तन तो होगा ही, यानी वेग में परिवर्तन तो होगा ही, मतलब त्वरण तो उत्पन्न होगा ही। जी बिल्कुल, अगर वृत्तीय गति हो रही है तो वहां पर 100% है कि अभिकेंद्रीय त्वरण है। अभिकेंद्रीय त्वरण है तो ही वृत्तीय गति हो रही है, आप ये भी बोल सकते हो। अगर अभिकेंद्रीय त्वरण ना हो तो वृत्तीय गति पॉसिबल ही नहीं है। तो वृत्तीय गति में ये अभिकेंद्रीय त्वरण तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। एक समान वृत्तीय गति कर रही किसी वस्तु का त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। आप ये भी बोल सकते हो, एक समान वृत्तीय गति कर रही किसी वस्तु का त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। एक समान में क्या होता है, चाल जो है नियत होती है, तो चाल में परिवर्तन नहीं होता है तो उसके कारण वेग में परिवर्तन नहीं होता है। जो भी वेग में परिवर्तन होता है गति के दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है। इसीलिए जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसे हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि चाल में परिवर्तन भी होता, तो चाल में परिवर्तन के कारण भी वेग में परिवर्तन होता, तो उसके कारण एक अलग से त्वरण आएगा, जो हम लोग देखेंगे अभी, उसके कारण एक अलग से त्वरण आएगा। ये जो त्वरण है अभिकेंद्रीय त्वरण, ये दिशा में परिवर्तन के कारण जो वेग में परिवर्तन होगा उसके कारण आया है। लेकिन जब चाल में परिवर्तन होगा उसके कारण जो वेग में परिवर्तन होगा उसके लिए अलग से त्वरण आएगा। लेकिन जब चाल नियत हो जाए यानी कि एक समान वृत्तीय गति हो तब तो एक ही त्वरण होगा, और उसी को हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। जो वेग की दिशा होती है ना उसके लंबवत केंद्र की ओर इसकी दिशा होती है। इसे हम लोग देख लो ऐसे दिखाते हैं।
यह वस्तु पर हमेशा त्रिज्या के अनुदिश या वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर कार्य करता है। यह क्या है कि त्रिज्या के अनुदिश, यही त्रिज्या है, इसके अनुदिश या फिर केंद्र की ओर काम करता है। मान लीजिए कार यहां पर है तो वेग की दिशा ये है और इसके लंबवत त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर यह त्वरण काम करेगा, त्वरण की दिशा होगी। ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हम लोगों ने अब तक पढ़ते हुए आया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा LT-2, सदिश भौतिक राशि है। ये फॉर्मूला घोल कर पी जाना है। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, यह एंगुलर वेलोसिटी बराबर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये r क्या है? जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। जो अभिकेंद्रीय त्वरण है ये बराबर है v ओमेगा, ओमेगा के स्थान पर आप लिख सकते हो v बट्टे में r, तो v स्क्वायर बट्टे में r हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि v के स्थान पर आप ओमेगा r दे सकते हो, ओमेगा r लिख सकते हो, और ऑलरेडी ओमेगा है यहाँ पर हमने क्या किया है कि v के स्थान पर ओमेगा r लिखा है और ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। तो ले दे करके ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। यानी इस वाले में आप ये रिलेशन लगा सकते हो ना, v इज इक्वल टू ओमेगा r, जो हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। जो न्यूटन साहब थे उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है और वो सीधी रेखा में एक समान वेग से गति कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है, याद रखिएगा मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, चाल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वेलोसिटी है ये क्या है कि कांस्टेंट है, नियत है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ? चाल भी नियत है, दिशा भी नियत है। यानी दिशा में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, चाल में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे केस में न्यूटन ने कहा था कि इस गति को बनाए रखने के लिए किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। देखिए बल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुने में त्वरण। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाई वेग नियत है तो त्वरण उत्पन्न होगा नहीं, त्वरण उत्पन्न होगा नहीं यानी कि ये जीरो, यानी कि ये जीरो। तो न्यूटन साहब ने यही कहा कि अगर वेग नियत है तो गति बनाए रखने के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में तो वेग नियत होती नहीं है, चाल नियत होती है, वेग तो नियत होती नहीं है, दिशा में लगातार परिवर्तन होता है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है। और अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है इसका मतलब बल वहां पर है। अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है तो त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वहां पर कोई ना कोई बल काम करता है। तो हम जानते हैं कि त्वरण जो है केंद्र की ओर उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि केंद्र की ओर एक बल काम करता है। ये न्यूटन साहब ने कहा है कि भैया अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, इन्होंने कहा कि अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत वेग से अगर गाड़ी चल रही है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वेग में परिवर्तन हो तो आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा। और यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर बल लग रहा है, और वो बल जो है लग रहा है, इसीलिए यहां पर ये त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। त्वरण की दिशा केंद्र की ओर है और बल की दिशा भी वही है जो त्वरण की दिशा है, और इसी बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी सर्कुलर मोशन में निश्चित रूप से ये अभिकेंद्रीय बल काम करता ही करता है। या फिर आप इसे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हो कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही सर्कुलर मोशन होता है। अगर अभिकेंद्रीय बल ना हो तो सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। ये एकदम कंठस्थ कर लो आप कि सर्कुलर मोशन है मतलब अभिकेंद्रीय बल है, सर्कुलर मोशन है तो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है तभी सर्कुलर मोशन है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, वृत्तीय गति पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल वो बल है जो किसी वस्तु की एक समान वेग से वृत्ताकार गति करने हेतु आवश्यक है। यह बल वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है। मतलब जो अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा है ना, वही अभिकेंद्रीय बल की दिशा है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, AC इज इक्वल टू V ओमेगा, यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। उसके बाद हम लोगों ने देखा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, उसके बाद देखा हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर R। अब जो बल होता है वो द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो सारे में द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो बल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर
द्रव्यमान से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यह अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। अगर आपको मान लो अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र याद है तो आप अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आसानी से लिख लोगे, या फिर अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र नहीं मालूम है तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र याद रखो। सर्कुलर मोशन के अंदर यही फॉर्मूला जो है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 3 फॉर्मूले वहां पर थे, S = थीटा इंटू में R, V = ओमेगा इंटू में R और अल्फा = A इंटू में R। अब हम लोगों ने यह समझा कि भैया अगर सर्कुलर मोशन है वहां निश्चित रूप से अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। अब देखो कैसे कैसे काम करता है। जैसे यहां देखो बाल्टी को घुमाया जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो यहां भी अभिकेंद्रीय बल होगा, निश्चित रूप से होगा। सर्कुलर मोशन है मीन्स अभिकेंद्रीय बल है। यह चीज आपने महसूस किया होगा। मान लीजिए कि आप पत्थर को घुमा रहे थे रस्सी में बांध करके, तो आप क्या कर रहे थे कि रस्सी को ना अपनी ओर खींच रहे थे, अपने हाथ की ओर खींच रहे थे। खींचते हैं ना, ध्यान करो। अगर आप पत्थर को बांधते हो रस्सी में और उसको घुमाते हो इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे, तो आप रस्सी को ना अपनी ओर खींच रहे होते हैं। रस्सी को आप अपनी ओर खींच रहे होते हैं, यानी रस्सी को खींच रहे हैं मीन्स रस्सी को आप केंद्र की ओर खींच रहे हैं, मतलब केंद्र की ओर आप बल लगा रहे हैं। मान लीजिए अगर रस्सी कमजोर हो, पतली हो, तो वो टूट भी सकती है उस खिंचाव के कारण, उस बल के कारण, अगर वो रस्सी सहन नहीं कर पाती है तो। और वही जो खिंचाव है अपने आप में क्या है कि अभिकेंद्रीय बल है। अगर आप उस रस्सी को नहीं खींचेंगे मतलब आप उस पत्थर का सर्कुलर मोशन नहीं करवा पाएंगे। मीन्स आप अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगाएंगे तो उस पत्थर का सर्कुलर मोशन नहीं होगा। और आप अभिकेंद्रीय बल लगा रहे हैं रस्सी के थ्रू, और रस्सी के थ्रू जो आप बल लगा रहे हैं उसे हम लोग तनाव बल कहते हैं। यानी ये जो रस्सी है यहाँ पर, इस पर एक बल लग रहा है, टेंशन फोर्स है ना। इस मान लीजिए यहाँ पर बाल्टी है या पत्थर मान लो, यहाँ पर क्या है कि इस बाल्टी पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस रस्सी के द्वारा। एक्चुअल में आप लगा रहे हैं लेकिन इस रस्सी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तनाव बल काम कर रहा है, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स काम कर रहा है, टेंशन फोर्स काम कर रहा है। यही तनाव बल अभिकेंद्रीय बल है। यहाँ पर देखिए कोई ना कोई ऐसा बल जरूर काम करेगा सर्कुलर मोशन में जो अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा, जो अभिकेंद्रीय बल देगा, क्योंकि ये बल तो चाहिए ही चाहिए। किसी न किसी बल को आकर के ना अभिकेंद्रीय बल देना पड़ेगा, तभी जाकर के सर्कुलर मोशन होगा। ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल हम लोगों ने क्या देखा फॉर्मूला, यहाँ पर इतने सारे फॉर्मूले हैं, मैंने केवल इसको पिक किया हुआ है, mv² / r। और ये किसके बराबर है, इस केस में तनाव बल के कारण है, जो रस्सी में तनाव है। यहां पर देख लीजिए, जब आप सड़क पर ऐसे टर्न मारते हैं, जब आप ऐसे सड़क पर टर्न मारते हैं तो ये भी अपने आप में एक सर्कुलर पाथ है। अगर ये भी सर्कुलर पाथ है तो यहाँ भी अभिकेंद्रीय बल काम करता है। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है, जो भी इसका सर्कल बनेगा, जो उसका सेंटर होगा, उधर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल काम करेगा। और यहाँ पर उस अभिकेंद्रीय बल को देने के लिए हमारे पास ये घर्षण बल होता है, ये घर्षण बल होता है ना, ये घर्षण बल होता है। तो यहाँ पर कौन सा बल है, घर्षण बल है। ये म्यू है जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण का गुणांक जो होता है। ये द्रव्यमान है इस कार के लिए, और ये जी है गुरुत्वीय त्वरण। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तेजी के साथ बाइक से जा रहे होते हैं और टर्न करते हैं तो चक्का जो है स्लिप कर जाता है। तो वो अधिकतम वेग क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा पहिया जो है वो फिसले ना, तो वो है अधिकतम वेग। ये आपका अधिकतम वेग जो है वो √μ/g के बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे कम होना चाहिए। या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर गए तो पहिया स्लिप कर जाएगा टर्न लेते समय। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर मोशन है, मतलब यहां भी अभिकेंद्रीय बल चाहिए, निश्चित रूप से काम कर रहा होगा। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, जो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है ना गुरुत्वाकर्षण बल से, यही बल यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल है। किसी न किसी बल को आकर के यहाँ पर यह जिम्मेदारी उठाना होगा कि वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है, ये इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है वो है। पृथ्वी के चारों ओर ये सैटेलाइट्स घूमते हैं, सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं। तो यहाँ भी अभिकेंद्रीय बल देना होगा भाई, तभी सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगा। कौन देगा, गुरुत्वाकर्षण बल। जो सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है वो। हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो सीधी सी बात है, सर्कुलर मोशन है तो अभिकेंद्रीय बल चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। यहां पर कौन आएगा उस बल के बराबर होने के लिए? ये बल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कूलॉम आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल। इस केस में जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन आकर के प्रोवाइड करेगा? स्थिर वैद्युत बल, कूलम फोर्स भी हम जिसे बोल देते हैं, जो कि बराबर होता है K(Q1Q2)/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया हुआ है इस वाले बल के बारे में, तो आप देख लीजिएगा। अब आता है एक झूठा फोर्स, बेवकूफ बनाने वाला फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? अपकेंद्रीय बल। याद रखिएगा, ये अपकेंद्रीय बल है और सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल है। तो अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय में कंफ्यूज मत करिएगा। ये अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो अभिकेंद्रीय बल है। ये जो बल है ये रियल बल है, ये तो होता है, वास्तव में होता है। लेकिन ये क्या है? ये बेवकूफ बनाने वाला फोर्स है, ये झूठा फोर्स है, ये एक मनगढ़ंत फोर्स है, ये एक काल्पनिक फोर्स है, आभासी फोर्स है। एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, रियल फोर्स ये नहीं है, ये एक काल्पनिक फोर्स है, ये एक मनगढ़ंत फोर्स है, ये एक आभासी फोर्स है। कैसे ये आभासी फोर्स है? आइए उसको जरा समझते हैं। ज्यादा इससे प्रश्न नहीं आते हैं, बस यही प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक फोर्स या आभासी फोर्स है। इसे हम लोग इंग्लिश में स्यूडो फोर्स बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। अब देखिए ये काल्पनिक फोर्स क्यों है, ये मनगढ़ंत फोर्स क्यों है? किसी ने मनगढ़ंत फोर्स को पैदा कर दिया है, एक्चुअल में ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त बाइक चला रहा है और आप बाइक पर पीछे बैठे हुए हैं। जब वो ज़्यादा तेजी के साथ बाइक चलाने लगता है तो आप महसूस नहीं करते हैं कि आप थोड़ा पीछे की ओर टिल्ट कर जाते हैं? आप थोड़ा पीछे की ओर क्या है कि झुकने लगते हैं, पीछे की तरफ आप टिल्ट करने लगते हैं। तो एक्चुअल में आपको वहां पर एक बल महसूस हो रहा है ना, जो पीछे की तरफ आपको टिल्ट कर रहा है। आप बोलेंगे कि मेरे पीछे की तरफ एक बल काम कर रहा है, आप बोलेंगे कि मेरे पीछे की ओर क्या है कि एक बल काम कर रहा है, ये बाइक के जाने की दिशा है। आप सोचेंगे, आप जो है पीछे की तरफ जो है ऐसे थोड़ा टिल्ट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि पीछे की ओर एक बल काम कर रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि बल काम कर रहा है। लेकिन वहीं सड़क पर खड़ा एक दूसरा इंसान वो ये बोलेगा कि नहीं, आपके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा है। वो ये बोलेगा कि आप जो पीछे ऐसे टिल्ट हुए ना, वो इनर्शिया के कारण हुए हैं, इनर्शिया के कारण हुए हैं, यानी कि जड़त्व के कारण हुए हैं। वो बोलेगा कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये जड़त्व है, जड़त्व के कारण जो है आप पीछे की ओर टिल्ट कर गए हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि पीछे की ओर बल काम कर रहा है। तो एक्चुअल में ये कोई बल नहीं है, ये एक झूठा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। ये क्या है कि एक स्यूडो फोर्स है। एक्चुअल में ये इंसान सही है जो ये बोल रहा है कि जड़त्व के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन आप जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, एक बल काम कर रहा है मेरे पीछे की ओर, मुझे महसूस हो रहा है। तो आपने कहा कि चलो ठीक है, ये स्यूडो फोर्स है। हमने कहा कि चलो ठीक है, ये स्यूडो फोर्स है, मतलब एक्चुअल फोर्स नहीं है, रियल फोर्स नहीं है, ये एक मनगढ़ंत फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है। इस वाले केस में हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग सर्कुलर मोशन वाले केस में बोलते हैं। सर्कुलर मोशन वाले केस में आइए कुछ ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, आपका दोस्त क्या है ना कि इस बाल्टी के अंदर बैठा हुआ है। मान लीजिए बाल्टी के अंदर बैठा हुआ है, ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, ये घूम रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है कि घूम रहा है। अब सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो निश्चित तौर पर अभिकेंद्रीय बल तो है ही, ये तो होना ही है। अब जब ये घूम रहा है, अब खुद को इमेजिन कीजिए कि आप ही इस बाल्टी में बैठे हुए हैं और आपको घुमाया जा रहा है। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि इधर की ओर आपके ऊपर एक बल काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक बल काम कर रहा है? निश्चित रूप से एक बल जो है इधर की ओर हमें ऐसा महसूस होता है कि काम कर रहा है, ठीक है। जब आप इस दोस्त को बोलते हैं कि यार मेरे ऊपर एक बल काम कर रहा है इस दिशा में, तो ये बोलेगा कि अरे ऐसा नहीं है, ये जड़त्व के कारण ऐसा हो रहा है। तुम्हारे ऊपर एक्चुअल में एक ही बल काम कर रहा है, वो है अभिकेंद्रीय बल, जो जिसके कारण तुम घूम रहे हो।
इसके अलावा दूसरा कोई बल नहीं है। लेकिन ये बोलेगा कि अरे नहीं, मेरे ऊपर एक बल काम कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने इस वाले केस में देखा था कि मेरे ऊपर एक बल काम कर रहा है जो मुझे, जो त्रिज्या है इसके ठीक विपरीत दिशा में थोड़ा सा धक्का लगा रहा है। इसी बल को यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसी बल को यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल कहा जा रहा है। एक्चुअल में कोई बल नहीं है। एक दूसरा तरीका देखिए इसे समझने का। आप यहाँ पर हैं और आप इसमें बैठे हुए हैं, नहीं, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। आपने क्या कर दिया, दोस्त को पूरा ढक दिया कंबल से ढक दिया, या फिर आंखों पर पट्टी बांध दिया और वो घूम रहा है, इसमें वो घूम रहा है। आप देख रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके ऊपर एक बल काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन आपके दोस्त के आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, या फिर मान लो वो कंबल से पूरा ढका हुआ है। वो बोल रहा है कि मैं घूम ही नहीं रहा हूं। वो बोल रहा है कि मैं नहीं घूम रहा हूं। वो बोल रहा है कि मैं रेस्ट में हूं। आप बोल रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, तुम घूम रहे हो, मैं देख रहा हूं कि तुम घूम रहे हो। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं घूम रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं। आपने जिद पकड़ा कि नहीं तुम घूम रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक बल काम कर रहा है केंद्र की ओर, अभिकेंद्रीय बल। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं घूम नहीं रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। आपने कहा कि बता कैसे रुका हुआ है, तो उसने आपको एक्सप्लेन किया। देखो कैसे एक्सप्लेन किया। उसने कहा देख, केंद्र की ओर एक बल काम कर रहा है, अभिकेंद्रीय बल, और इसको बैलेंस करने वाला भी एक बल जो है काम कर रहा है इसके ठीक अपोजिट, जिसे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, और उसे उसने नाम दिया अभिकेंद्रीय बल। आपने कहा चल ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बल काम कर रहा है जिसके कारण तुम घूम रहा है। वो बोल रहा है कि मैं नहीं घूम रहा हूं, मैं घूम नहीं रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं। और अगर रेस्ट में हूं मतलब इधर की ओर जो अभिकेंद्रीय बल है उसको बैलेंस करने वाला भी एक बल है, जिसे उसने कहा कि ये अभिकेंद्रीय बल है। तो ये एक मनगढ़ंत बल है जो इसने पैदा किया है, जो आपके दोस्त ने पैदा किया है। एक्चुअल में कोई बल नहीं है। एक्चुअल में जो ये महसूस कर रहा है वो जड़त्व के कारण है। एक्चुअल में वो जड़त्व है जिसके कारण वो इधर की ओर एक फोर्स महसूस कर रहा है। लेकिन इसने बोला कि नहीं, एक फोर्स तो है पीछे की ओर जो इस अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए मैं रेस्ट में हूं। इसीलिए ये जो अभिकेंद्रीय बल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उसी के लिए एग्जिस्ट करता है जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, जो खुद भी घूम रहा है, जो जमीन पर बैठ करके देख रहा है ना, जो देख रहा है, जो घूम नहीं रहा है, जो देख रहा है केवल, उसके लिए ये अभिकेंद्रीय बल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये फोर्स उसके लिए एग्जिस्ट करता है जो घूम रहा है, क्योंकि उसी को ऐसा फील होता है कि विपरीत दिशा में जो है एक बल काम कर रहा है, केंद्र से बाहर की ओर एक धक्का महसूस कर रहा है। ये उसी को फील होगा जो वो घूमेगा। इसीलिए अभिकेंद्रीय बल जो है उसी के लिए एग्जिस्ट करता है, जो बैठ करके नीचे देख रहा है, जो नहीं घूम रहा है उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो, जो भी मैंने आपको समझाया है ना, वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। जो मैंने यहाँ पर बोला कि ये आप है, ये आपका दोस्त है, यहाँ पर मैंने दो ऑब्जर्वर मान लिया है, एक ए है एक बी है। तो आप चाहे तो इस पूरी कहानी को आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि कभी आप रिवाइज करें पीडीएफ के थ्रू तो आपको समझ में आए। ले दे करके बात सिर्फ यही है कि जो ये अपकेंद्रीय बल है ये एक मनगढ़ंत बल है, ये एक काल्पनिक बल है, आभासी बल है। ऐसा कोई बल रियल में होता नहीं है, और ये बल उसी के लिए एग्जिस्ट करता है जो खुद घूम रहा है। अब देखो भाई, असमान वृत्तीय गति क्या है, हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत होती है, असमान वृत्तीय गति में चाल नियत नहीं होती है। यदि किसी वस्तु की चाल वृत्तीय गति में समय के साथ परिवर्तित होती है, यानी कि नियत नहीं रहती है, तब उसकी गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। अब वेग में परिवर्तन को लेकर के मैंने आपसे कहा था कि दिशा में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, चाल में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। तो दिशा में परिवर्तन के कारण जो त्वरण आया था, जो कि आना ही है, सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो उससे हम लोगों ने अभिकेंद्रीय त्वरण कहा था, और हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था। लेकिन मान लीजिए अगर चाल भी परिवर्तित हो रही है, जो कि इस वाले केस में होता है, तब एक और त्वरण पैदा हो जाता है जिसे हम लोग स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी दिशा देखो, वृत्तीय मार्ग के किसी बिंदु के स्पर्श रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा होती है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर स्पर्श रेखीय त्वरण चाहिए तो ये दिशा है, अगर ऐसे मोशन हो रहा है तो। और ये क्या है कि असमान वृत्तीय गति है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, जैसे इस पॉइंट पर हमें ये त्वरण चाहिए, स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा चाहिए, तो हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। मीन्स जैसे हम लोग वेलोसिटी देखते थे ना, वेग की दिशा देखते थे, वैसे ही यहाँ पर स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा हम लोग देखते हैं। जबकि अभिकेंद्रीय त्वरण जो है वो हमेशा केंद्र की ओर
काम करता है, लेकिन जो स्पर्श रेखीय त्वरण है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश काम करता है। ले दे करके बात यही है कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है और जो स्पर्श रेखीय त्वरण है ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लेकिन ये त्वरण तभी आएगा जब चाल नियत नहीं होगी, यानी जब असमान वृत्तीय गति होगी। अदरवाइज हमेशा ये वाला त्वरण आपको दिखेगा, ये दिखेगा ही दिखेगा, चाहे कैसी वृत्तीय गति क्यों ना हो। तो एक समान वृत्तीय गति में हम लोगों ने देखा कि चाल जो है ये नियत होती है, जबकि असमान वृत्तीय गति में चाल नियत नहीं होती है। अगर चाल जो है ये नियत है तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में r। अगर ये नियत है तो इस वाले में देखो ये तो त्रिज्या है, ये तो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये नियत इसीलिए हुआ है क्योंकि ये नियत है, यानी कि जो कोणीय वेग है ये भी नियत है। यहां पर क्या है कि अगर हम इस वाले में देखें तो ये चाल नियत नहीं है। ये चाल नियत क्यों नहीं है, क्योंकि ओमेगा नियत नहीं है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा बराबर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बटे में टी। भाई कोणीय वेग जो है ये अगर नियत हो जाए तो कोणीय त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, तो ये कोणीय त्वरण है अल्फा, ये 0। लेकिन यहाँ पर कोणीय वेग जो है नियत नहीं है, कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर कोणीय त्वरण मिलेगा आपको, इसलिए अल्फा यहाँ पर 0 नहीं है। एक समान वृत्तीय गति में हम लोगों ने देखा कि ये जो त्वरण है स्पर्श रेखीय त्वरण ये नहीं होता है, जबकि असमान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। जबकि अगर हम बात करें अभिकेंद्रीय त्वरण की तो ये आपको दोनों में मिलेगा, एक समान वाले में मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। नॉन जीरो है, मतलब कुछ न कुछ अभिकेंद्रीय त्वरण काम करता है। अगर हम नेट एक्सेलरेशन की बात करें, कुल त्वरण की बात करें, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों को मिलाते हुए, तो एक समान वाले में तो ये तो 0 है, तो जो नेट हमें मिलेगा वो इसी के बराबर होगा, और इस वाले में नेट ये मिलेगा। सीधे जोड़ मत दीजिएगा ऐसे AT प्लस AC, क्योंकि जो त्वरण है ना ये अपने आप में एक सदिश राशि है, तो इसे जोड़ने के लिए जो है हम लोग सदिश बीजगणित का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है। उस बीजगणित के हिसाब से ये जो कुल त्वरण है असमान वृत्तीय गति में ये हम ऐसे लिखते हैं। यहां पर सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी है ये समाप्त होता है। अब इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको बताया गया उसे अच्छे से समझिए। MCQ हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, उससे पहले आपको सारे फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए, ताकि जब मैं वहां पर फॉर्मूला बताऊं तो आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, तब मजा आएगा। पार्ट 8 में सर्कुलर मोशन खत्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा जो है खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।